नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू सिंह स्वागत करती हूँ आपका सुबह आईएएस में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 से लेकर 351 तक। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि हम सब भारतीय संविधान की आर्टिकल की यात्रा पर निकले हैं। अब तक हम सब ने कई सारे पार्ट में अनुच्छेद 1 से लेकर 300 तक कंप्लीट कर लिया है, आसान शब्दों में और आसान भाषा में। आशा करते हैं कि सारे पार्ट्स आप सब देखे होंगे। आज हम एक नए सिरे से देखेंगे 300 से लेकर 351 तक। ये अनुच्छेद हमारे देश के प्रशासन और कानून की नींव है। ये यूपीएससी, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इनकी समझ होना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको सरल और आसान भाषा में समझाऊंगी कि ये अनुच्छेद किस विषय से जुड़े हैं और परीक्षा में इनका कैसे इस्तेमाल होता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 300 ए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 300 ए तक जैसा संपत्ति के अधिकार के बारे में हम सब ने देख लिया था। आज हम एक नए सिरे से पढ़ेंगे 300 ए। 301 301 में हम देखेंगे कि यह जो संविधान है, यह आर्टिकल किससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भारत के राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद घोषित करता है कि पूरे भारत में व्यापार, वाणिज्य और वस्तुओं व व्यक्तियों का आवागमन स्वतंत्र रहेगा। इसका उद्देश्य है राज्यों के बीच कृत्रिम बाधाओं को रोकना और आर्थिक एकता एवं अखंडता को बनाए रखना। अगर हम सरल भाषा में समझें तो कह सकते हैं कि भारत में व्यापार, वाणिज्य और व्यापार स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति या कंपनी किसी भी राज्य में व्यापार कर सकती है बिना किसी अनावश्यक रोक टोक के। यह अनुच्छेद हमारे देश की आर्थिक एकता और समान अवसर सुनिश्चित करता है, लेकिन यह स्वतंत्रता कानून और राज्य की सुरक्षा, अनुशासन और हित के अनुसार सीमित हो सकती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि राज्यों के बीच व्यापार में कोई असमानता या भेदभाव न हो। इस तरीके से 300 ए कंप्लीट होता है। 301। अब देखते हैं अगला है 302। तो यह आर्टिकल क्या कहता है आपका कि संसद की शक्ति, यहाँ पे संसद की शक्ति का प्रावधान किया गया है। अगर हम सरल भाषा में समझे तो कह सकते हैं कि केंद्र सरकार को अधिकार है कि पूरे भारत में व्यापार, वाणिज्य और व्यवसाय पर विशेष नियम बनाने का, ताकि किसी राज्य या पूरे देश में व्यापार में समानता और निष्पक्षता बनी रहे। अगर हम किताबी भाषा देखें तो कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक हित में राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगा सकती है। यह शक्ति केवल जनहित के लिए है और इसका दुरुपयोग किसी विशेष राज्य या समुदाय के लिए नहीं किया जा सकता। इस अनुच्छेद से यह सुनिश्चित होता है कि देश में आर्थिक एकता बनी रहे और राज्यों के लोग समान अवसर पाएं। इस तरीके अनुच्छेद 302 कंप्लीट होता है। देखते हैं अनुच्छेद 303। 303 व्यापार में भेदभाव का निषेध। तो यह अनुच्छेद केंद्र और राज्यों को रोकता है कि वे किसी राज्य या क्षेत्र के विरुद्ध भेदभाव व्यापारिक कानून न बनाएं। सभी राज्यों के बीच समानता और न्याय सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम आसान शब्दों में समझें तो अनुच्छेद 303 कहता है कि राज्यों को अधिकार नहीं है कि वे भारत में व्यापार, वाणिज्य और व्यवसाय में अनावश्यक रोक टोक करें। मतलब कोई राज्य एक दूसरे के व्यापार को बिना कारण से रोक टोक नहीं कर सकता है, लेकिन अगर किसी सुरक्षा, अनुशासन या सार्वजनिक हित का मामला हो तो इसे सीमित किया जा सकता है, फिर भी बंद नहीं किया जा सकता है। ऐसा अनुच्छेद 303 में कहा गया है। हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 304। तो अनुच्छेद 304 देखते हैं बच्चों, राज्य विधानमंडल की शक्ति। देखते हैं राज्य विधानमंडल की शक्ति।
राज्य विधानमंडल अपने राज्य में वस्तुओं पर कर लगा सकते हैं, किंतु यह कर भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। साथ ही इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, ताकि राष्ट्रीय हित प्रभावित न हो। ताकि राष्ट्रीय हित प्रभावित न हो। आगे देखते हैं अनुच्छेद 304, राज्य विधानमंडल की शक्ति। यानी राज्य विधानमंडल अपने राज्य में वस्तुओं पर कर लगा सकते हैं, किंतु यह कर भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। साथ ही इसके लिए राष्ट्रपति की पूरी पूर्व अनुमति आवश्यक है, ताकि राष्ट्रीय हित प्रभावित न हो। आसान शब्दों में समझे तो आर्टिकल 304 कहता है कि राज्यों को अपने राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और व्यवसाय पर कुछ नियंत्रण रखने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार सीमित और वैध कारणों पर आधारित होना चाहिए। जैसे कि अगर हम सार्वजनिक सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा की बात हो, उसके बाद अनुशासन की बात हो, अनुशासन की बात हो या सामाजिक आर्थिक हित की बात हो, सामाजिक आर्थिक हित की बात हो, तब इसको जो है कि सीमित किया जा सकता है। मतलब कोई राज्य अपने राज्य में व्यापार को पूरी तरह से रोक नहीं सकता, लेकिन नियंत्रण लगा सकता है, अगर यह सार्वजनिक हित या सुरक्षा का मामला हो तो। अब देखते हैं अनुच्छेद 305। अब देखते हैं अनुच्छेद 305, मौजूदा कानून और विशेष प्रावधान। 305 में मौजूदा कानून और विशेष प्रावधान यानी राज्यों के लिए ऐसी बात कही गई है। तो यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि संविधान लागू होने से पहले कानून और औद्योगिक उपक्रमों को विशेष प्रावधान इस अध्याय से अप्रभावित रहेंगे। यानी सरल शब्दों में समझे तो 305 कहता है कि जब संविधान लागू हुआ उस समय जो कानून पहले से चल रहे थे या जिनमें राज्य सरकार को किसी खास व्यापार या व्यवसाय को चलाने का अधिकार दिया गया था, वे कानून जारी रहेंगे। मतलब अगर किसी राज्य के पास पहले से किसी व्यापार को चलाने या नियंत्रित करने का अधिकार था, तो संविधान लागू होने के बाद भी यह अधिकार बना रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, ये अधिकार तभी तक सुरक्षित हैं जब तक वे अनुच्छेद 300 और 303 में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते हैं। जैसा कि अभी 301 से लेकर 303 तक हमने बताया, तो इसको कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि याद हो गया कि नहीं आप सबको। इसके बारे में एक बार जरूर लिख दीजिएगा। अगर जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसका कमेंट हम फर्स्ट मैसेज में पिन करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 306। 306 अनुच्छेद 306 को हटा दिया गया था 7वें संविधान संशोधन 1956 में। यह अगर देखा जाए क्या कहता था, यह अनुच्छेद पहले अनुच्छेद किसी विशेष राज्यों को व्यापारिक अधिकार देता था, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन के बाद इसे समाप्त कर दिया गया। अब देखते हैं 307। अब देखते हैं 307। तो अनुच्छेद जो है 307 यानी व्यापारिक प्राधिकरण। सरल शब्दों में समझे तो यह अनुच्छेद 307 कहता है कि संसद चाहे तो एक प्राधिकरण अथॉरिटी बना सकती है, जो देखे कि अनुच्छेद 300 से लेकर 304 तक दिए गए प्रावधान सही तरीके से लागू हो रहे हैं या नहीं। यहाँ पे है कि अधिकार है कि भारत में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता लागू होने के लिए एक प्राधिकरण स्थापित करे। इससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच केंद्र के बीच समन्वय स्थापित होता है। मतलब है कि यह प्राधिकरण इस बात की निगरानी करेगा कि पूरे भारत में व्यापार और वाणिज्य का कोई अनुचित रोक टोक या भेदभाव नहीं है। अब देखते हैं अनुच्छेद 308। अनुच्छेद 308 प्रारंभिक प्रावधान। यह अनुच्छेद केंद्र और राज्य सेवाओं से संबंधित परिभाषाएं और सामान्य प्रावधान देता है। यह सेवाओं के प्रशासनिक ढांचे की नींव रखता है। यानी कि प्रारंभिक प्रावधान। देखिए इसको आसान शब्दों में समझे क्या कहता है कि इस संविधान की जो शुरुआत है वह भाग 14 में है। भाग 14 इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भाग 14 के प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत पर लागू होंगे। जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत पर लागू होंगे। और अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर पर भी यही कानून लागू हो गया, 308 वाला। यानी कि केंद्र और राज्यों के सेवाओं से संबंधित परिभाषाएं हैं, सामान्य प्रावधान है, सेवाओं के प्रशासनिक ढांचे की नींव रखता है।
अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 309 भर्ती और सेवा शर्तें। अनुच्छेद 309 भर्ती और सेवा शर्तें यानी संसद, राज्य, विधानमंडल अपनी अपनी सेवाओं की भर्ती और शर्तों को विनियमित करने के लिए कानून बना सकते हैं। जब तक ऐसा कानून नहीं बनता, राष्ट्रपति या राज्यपाल नियम बना सकते हैं। जब तक ऐसा कोई कानून नहीं है, तब तक केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल नियम बना सकते हैं। अगर सरल शब्दों में कहें तो जब तक संसद या राज्य विधान इस विषय पर कोई कानून नहीं बनाते हैं, तब तक संसद और राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और राज्यपाल को यह शक्ति है कि वह कानून बनाए। अब देखते हैं अनुच्छेद 310 यानी सेवाओं का कार्यकाल, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। सेवाओं का कार्यकाल, सेवाओं का कार्यकाल। केंद्र और राज्य सेवाओं के सभी कर्मचारी राष्ट्रपति या राज्यपाल की इच्छा पर नियुक्त होते हैं। हालांकि यह अधिकार न्यायोचित तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। यह अधिकार न्यायोचित तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि उनका कार्यकाल पूरी तरह सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। इसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर कहते हैं। लेकिन संविधान में कुछ सुरक्षा भी दी गई है, जैसे कि न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि को बिना ठोस प्रक्रिया के हटाया नहीं जा सकता। जैसे अगर हमें सुप्रीम कोर्ट के अगर जज हैं, उनको हटाना हुआ। उसके बाद जैसे कि चुनाव आयुक्त के जो अध्यक्ष हैं उनको हटाना हुआ, या फिर महालेखा परीक्षक को हटाना हुआ, तो बिना किसी ठोस प्रक्रिया के नहीं हटाया जा सकता इनको। यही बात कही गई है 310 में। अब हम देखते हैं 311 सेवकों को सेवकों को बर्खास्तगी से सुरक्षा, जैसे कि डिसमिसल, रिमूवल एंड रिडक्शन इन रैंक। अनुच्छेद 311 यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी अस्थायी कर्मचारी को बिना उचित कारण की प्रक्रिया के न तो निकाला जा सकता है, न ही पदावनत किया जा सकता है। यानी किसी भी कर्मचारी को हटाने या दंडित करने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा, उस पर लगे आरोप स्पष्ट रूप से बताए जाएंगे और न्याय संगत जांच के बाद ही कार्यवाही होगी। कुल मिलाकर यह कहता है कि यानी यह अनुच्छेद यह कहता है कि सरकारी कर्मचारियों को मनमानी बर्खास्तगी से सुरक्षा प्रदान की गई है। यही बात कही गई है कि बिना उचित जांच और सुनवाई का अवसर न दिया जाए, न बर्खास्त किया जा सकता है, न ही पदावनत। यह अनुच्छेद निष्पक्ष प्रशासनिक सुनिश्चित न्याय सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 311 सेवाओं सेवकों को बर्खास्तगी से सुरक्षा। अगला आर्टिकल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, अनुच्छेद 312। यह अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़ा है। यह इंपॉर्टेंट है, जिसमें आईएएस, आईपीएस जो सिविल सर्विस की जो नौकरी है उसमें शामिल है। तो अनुच्छेद 312 कहता है कि अगर राज्यसभा के कम से कम 2/3 सदस्य विशेष बहुमत से यह ठहराया गया कि देश के हित में एक नई अखिल भारतीय सेवाएं बनानी चाहिए, ये इसे स्पेशल शक्ति दी गई है राज्यसभा को। तो संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर ऐसी सेवाओं का गठन कर सकता है। और इस आधार पर देखिए अखिल भारतीय सेवाओं में कौन कौन से शामिल होते हैं। जैसे आपका आईएएस हो गया, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और बाद में भारतीय वन सेवा आईएफएस। इसमें आईएफएस को भी शामिल किया गया है। ये अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। इस तरीके से यहाँ पर यह बात कही गई है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 313 पूर्व सेवाओं की निरंतरता। पूर्व सेवाओं की निरंतरता सरल शब्दों में समझें तो अनुच्छेद 313 कहता है कि संविधान लागू होने के समय जो भी सेवाएं, नियम या प्रशासनिक व्यवस्था पहले से चल रही थी, वे तब तक जारी रहेंगी जब तक संसद या संबंधित प्राधिकरण नए कानून या प्रावधान नहीं बना दिए जाते। यानी जो पुरानी सेवाएं तब से चल रही हैं तब तक चलती रहेंगी जब तक संसद द्वारा कोई नया कानून या विधान नहीं बना दिया जाता है। जब नया बना दिया जाएगा तो वो जो है कि समाप्त हो जाएंगी।
संविधान लागू होने से पहले की सेवाएं तब तक संसद या राज्य विधान मंडल के लिए नए नियम नहीं बनाते, तब तक जारी रहेंगी। यही बात कही गई है। कुल मिला के याद रखेंगे कि 313 जो है पूर्व सेवाओं की निरंतरता से संबंधित है। अब देखते हैं अनुच्छेद 314, जिसको 28वें संविधान संशोधन 1972 द्वारा हटा दिया गया, लेकिन इसमें क्या प्रावधान था? यह अनुच्छेद आईसीएस अधिकारियों की शर्तों से संबंधित था, जिसे बाद में हटा दिया गया। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 314। आगे देखते हैं अनुच्छेद 314। यह अनुच्छेद 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा हटाया गया। इसका संबंध भारतीय सिविल सेवाओं के अधिकारियों सेवा शर्तों की सुरक्षा का था। अब इस प्रावधानों को अनुच्छेद 312 और अन्य प्रावधानों के अंतर्गत नियंत्रित किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 314 कहता है। अब देखिए अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 है लोक सेवा आयोग से संबंधित है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था करना। केंद्र स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी और एसपीएससी की स्थापना का प्रावधान है। ये आयोग भर्ती, पदोन्नति और परीक्षाओं से संबंधित कार्यों को संचालित करते हैं। इस तरीके से अनुच्छेद 315 हम सबने देख लिया। अब देखते हैं अनुच्छेद 316। अनुच्छेद 316, आर्टिकल 316 अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति। यूपीएससी और एसपीएससी के अध्यक्ष और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति और एसपीएससी के जो अध्यक्ष है इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, यूपीएससी के लिए 62 वर्ष एसपीएससी तक होता है। आयोग के कार्य में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इनकी स्वतंत्र स्थिति सुनिश्चित की जाती है। यह बात कही गई है अनुच्छेद 316 में। कुल मिला के इसको याद रखिएगा, अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 317। अनुच्छेद 317 पद से हटाना। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है। देखिए, नियुक्ति भले राज्यपाल कर दे, लेकिन अगर हटाया जाए तो यह एसपीएससी के सदस्य हो या फिर यूपीएससी को हो, इनको हटाया किसके द्वारा जाएगा? सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा। सिर्फ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति ही हटा सकता है, बाकी कोई नहीं हटा सकता है। अगला है अनुच्छेद 318। अनुच्छेद 318 सेवा शर्तें। यूपीएससी और एसपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें यूपीएससी के लिए संसद करती है और एसपीएससी के लिए राज्य विधान मंडल द्वारा किया जाता है। इनके इनकी जो शर्तों में वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं भी शामिल होती हैं। तो इस तरीके से इनका प्रावधान किया गया है। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 319। 319 अनुच्छेद 319 भविष्य में पद धारण करने पर प्रतिबंध। भविष्य में पद धारण करने पर प्रतिबंध। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के बाद किसी भी राज्य आयोग यानी यूपीएससी में सदस्य सदस्य अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। यानी उसके बाद अगर उनको हटा दिया गया एक बार, तो उसके बाद उनको कहीं भी किसी जगह पर ना तो वह सदस्य बन सकते हैं, ना ही वह अध्यक्ष बन सकते हैं। सदस्य भविष्य में केवल अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन पुनः सदस्य नहीं बन सकते हैं। इससे आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। अब देखते हैं अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320 कार्य और कर्तव्य। यूपीएससी एसपीएससी की मुख्य जिम्मेदारी है भर्ती परीक्षाओं का संचालन और पदों पर नियुक्ति की सिफारिश करना।
साथ ही वे पदोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक मामलों पर भी परामर्श देते हैं। हालांकि सरकार इनके सुझावों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। परामर्श दे सकते हैं, हालांकि सरकार इनके जो सेवाएं हैं, उनको इनके सुझाव जो है उनको मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस तरीके से देख सकते हैं। सीधे-सीधे इसको याद रखिएगा कि सरकारी सेवाओं में भर्ती करना और उनका चयन करना आयोग का कार्य है। सेवा नियमों पर सलाह देना, अन्य प्रशासनिक और कानूनी मामलों में मार्गदर्शन देना, यह जो है कि जिम्मेदारी है आयोग की या कर्तव्य है। अब देखते हैं अनुच्छेद 321। 321 अतिरिक्त कार्य। संसद, राज्य विधानमंडल द्वारा यूपीएससी, एसपीएससी को अतिरिक्त कार्य सौंप सकता है। किसी भी विशेष सेवा या पद के लिए विशेष परामर्श देना देना इनका कार्य होता है। अगला है 322 व्यय का प्रावधान। अनुच्छेद 322 यूपीएससी और एसपीएससी का खर्च समेकित निधि यूनियन या स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से होता है। इस व्यय को संसद या राज्य विधानमंडल बिना राष्ट्रपति या राज्यपाल की अनुशंसा के घटा सकते हैं। इससे आयोग की वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। इस तरीके से अनुच्छेद 322 तक हो गया। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 323। देखते हैं अनुच्छेद 323 आर्टिकल 323 इसको हटा दिया गया है। कब हटाया गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत यह अनुच्छेद डाला गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम इसको जो अनुच्छेद लाया गया था वह 1976 यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था, लेकिन हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। यह राष्ट्रपति को प्रशासनिक, न्यायाधिकरण और अन्य मामलों से संबंधित प्रावधान करने की शक्ति देता है। देखिए इसके बाद आर्टिकल 323 ए है, इसके बहुत अच्छे से समझिएगा। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। 323 ए प्रशासनिक न्यायाधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया। यह अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है कि वह प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना करे। ये न्यायाधिकरण सरकारी सेवाओं से संबंधित विवादों का निपटान करते हैं। कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और सेट स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में बात कही गई है अनुच्छेद 323 ए। अब देखते हैं अनुच्छेद 323 बी। 323 बी क्या कहता है? अन्य विषयों पर न्यायाधिकरण। अन्य विषयों पर न्यायाधिकरण यह भी अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसमें यह प्रावधान है कि संसद या राज्य विधानमंडल कर, विदेशी व्यापार, भूमि सुधार, श्रम विवाद आदि विषयों पर न्यायाधिकरण स्थापित कर सकते हैं। इनका उद्देश्य सामान्य अदालतों पर बोझ कम करना है। सामान्य अदालतों पर बोझ कम करना है। अब देखते हैं अगला आर्टिकल अनुच्छेद 324। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। तो कई बार पूछा जाता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है। इस तरीके से पूछा जाता है, सरकारी संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है या विधिक है, कानूनी है। इस तरीके से याद रखिएगा कि जो इलेक्शन कमीशन है वह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका प्रावधान संविधान में किया गया है। अब देखते हैं क्या है कि भारत में चुनाव की जो देख रेख है, दिशा निर्देश और नियंत्रण की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। इस आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त होते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। स्वतंत्र आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। बच्चों आज आप सब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो 324 है आर्टिकल, जैसा कि निर्वाचन आयोग के बारे में बात कही गई है, इसकी संरचना क्या है, इसकी संरचना क्या है, उसके बाद इसके जो कार्य हैं इसको जरूर आप अच्छे से डिटेल्स में लिखिएगा। यानी कहने का मतलब है कि निर्वाचन आयोग के बारे में जितनी जानकारी आपको हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप अच्छे से बताएंगे तो आपका कमेंट हम सबसे पहले पिन करेंगे।
अब देखते हैं अनुच्छेद 325। 325 क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। प्रावधान यह है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को मजबूत करना है। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति हैं, कोई भी व्यक्ति किसी चुनाव में बिना कानून के भेदभाव से वोटर सूची में शामिल होगा। मतलब किसी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी को वोटर सूची से बाहर नहीं किया जा सकता। इससे यह सुनिश्चित होता है कि चुनाव में समानता और निष्पक्षता बनी रहे। इस तरीके से समान मताधिकार की बात कही गई है। मतदाता सूची। अब यहाँ पे देखिए कि अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 326, वयस्क मताधिकार पर आधारित चुनाव। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे। 18 वर्ष से आयु के प्रत्येक नागरिक यह यदि वह अयोग्य न हो तो मतदान करने का पात्र हो सकता है। 18 साल का हर जो प्रत्येक व्यक्ति है जो योग्य है वह जो है कि मतदान कर सकता है। यह बात कही गई है अनुच्छेद 326 में। अब देखते हैं अनुच्छेद 327। अनुच्छेद 327 चुनाव संबंधी कानून। संसद को यह शक्ति है कि वह संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में कानून बनाए। उदाहरण जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951। तो आप जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के बारे में अगर कुछ जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसको भी लिखिएगा अच्छे से। अनुच्छेद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 51। अब देखते हैं अनुच्छेद 328 राज्य विधानमंडल की शक्ति। तो राज्य विधानमंडल को क्या शक्ति दी गई है अनुच्छेद 328 के अंतर्गत? तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 328 कहता है कि राज्य विधानमंडल अपने राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के चुनाव के लिए नियम बना सकती है। राज्य विधानमंडल, चाहे वह विधानसभा का चुनाव हो या विधान परिषद का, उसके लिए राज्य विधानमंडल नियम और कानून बना सकती है। यह नियम चुनाव को निष्पक्ष और सुव्यवस्थित बनाने में मदद करेंगे। यानी कि लेकिन यह शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन होगी। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 329 चुनाव विवादों का निपटारा। चुनाव को लेकर किसी भी विवाद को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। किसी चुनाव को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगर कोई चीज चुनाव प्रक्रिया के दौरान हुआ है, कोई चीज हुई जैसे वोट की चोरी हुई है या फिर गलत तरीके से वोट लिया जा रहा है, वोट दे रहे हैं गलत तरीके से, किसी भी प्रकार की अगर ऐसी समस्या है तो इसके लिए जो है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अगर कोई चीजें होती हैं तो इसके लिए हम अदालत में नहीं जाएंगे, बल्कि इसके लिए जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि जो चुनाव कराने की सारी जिम्मेदारी जो होती है वह इलेक्शन कमीशन की होती है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। जो इलेक्शन कमीशन होता है, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, वह राज्य के जो चीज़ें पंचायत राज्य के जो हैं, उनके उनका चुनाव करवाता है, हर राज्य में होता है। उसके बाद जो राष्ट्रीय स्तर पर होता है, यानी भारतीय स्तर पर या फिर केंद्रीय स्तर पर जो चुनाव होता है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाता है। तो आप हमें बताइएगा इलेक्शन कमीशन जो चुनाव करवाता है, उस चुनाव प्रक्रिया में कौन मतलब किसका-किसका चुनाव जो है कि वह इलेक्शन कमीशन करवाता है? इसको ज़रूर बताइएगा। अब देखिए हम देखते हैं अनुच्छेद 329 ए। 39वें संविधान संशोधन 1975 में इसे जोड़ा गया जो प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित है। विवादों को संसद के अधिकार क्षेत्र में लाया जाता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे हटा दिया गया। इसे लाया गया था 229 ए को, उसके बाद इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा भी दिया गया। अब देखते हैं 330। 330 अनुसूचित जाति जनजाति हेतु सीटों का आरक्षण। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण होगा। यह बात कही गई है अनुच्छेद 330 में। यह आरक्षण जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाएगा। अगर हम सरल शब्दों में समझें तो अनुच्छेद 330 कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। इससे सुनिश्चित होता है कि ये समुदाय लोकतांत्रिक जनप्रतिनिधित्व पा सके। अब देखते हैं अगला अनुच्छेद 331। 331 को अब हटा दिया गया है। हालांकि इसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं कि एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व अब इसे हटा दिया गया है।
तो पहले राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 जो एंग्लो इंडियन हैं, उनको नामित करने की शक्ति दी गई थी। हालाँकि अब 104वें संविधान संशोधन 2020 में यह प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। इसको अब समाप्त कर दिया गया है। अब देखते हैं अगला आर्टिकल 332। 332 राज्य विधानसभाओं में आरक्षण। 332 राज्य विधानसभाओं में आरक्षण। राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण होगा। यह आरक्षण भी जनसंख्या के अनुपात पर आधारित होगा। यानी कि इससे यह सुनिश्चित होता है कि ये समुदाय अपने राज्य में राजनीतिक प्रतिनिधित्व पा सकेंगे इस तरीके से। अब देखते हैं अनुच्छेद 333। 333 इसे भी हटाया गया। एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व अब इसे हटा दिया गया है। पहले राज्यपाल को राज्य विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन समुदाय से एक सदस्य नामित करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई थी, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2020 में इसे हटा दिया गया। इसे हटा दिया गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 334। अनुच्छेद 334 आर्टिकल 334 आरक्षण की अवधि। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित सीटों और नामांकन की अवधि पहले से 10 वर्ष तय की गई थी। इसे बार बार बढ़ाया गया है। वर्तमान में केवल SC/ST के आरक्षण को जारी रखा गया है। SC/ST के आरक्षण को जारी रखा गया है। हालांकि इसे बाद में संशोधन के द्वारा बढ़ाया गया। इसे आरक्षण की प्रक्रिया संसद द्वारा निर्धारित समय सीमा तक लागू रहती है। अभी कब तक के लिए बढ़ाया गया है, इसको जरूर बताइएगा आप। 336 एंग्लो का दावा अब हटा दिया गया है। एंग्लो इंडियन समुदाय को सेवाओं और शैक्षिक संस्थाओं में विशेष दावा दिया गया था। यह प्रावधान समयबद्ध था और इसे अब समाप्त कर दिया, यानी अब इसे समाप्त कर दिया गया, यह याद रखिएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 337। 337 क्या कहता है कि शैक्षिक संस्थाओं में विशेष प्रावधान। एंग्लो इंडियन समुदाय के बच्चों के लिए शिक्षा संस्थानों में विशेष व्यवस्था की गई थी। यह भी समयबद्ध प्रावधान था। समयबद्ध प्रावधान था। अब देखते हैं अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। एससी के हितों की रक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। आयोग सरकार की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और सुझाव देता है। अनुच्छेद 338। अब देखते हैं अनुच्छेद 338 बी, सॉरी 38A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। एसटी समुदायों के लिए अलग से राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया। यह उनके अधिकारों और हितों की रक्षा करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अब यहीं पर देखिए 338B में क्या है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 338B राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 102वें संविधान संशोधन 2018 से इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। ओबीसी वर्गों के अधिकारों और कल्याण की निगरानी करना इसका काम है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का। इसके कई सारे कार्य और हैं, इसको भी आप बताने की कोशिश कीजिएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 339 जनजाति क्षेत्रों पर नियंत्रण। जनजाति क्षेत्रों पर नियंत्रण। राष्ट्रपति अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की देखरेख हेतु नियुक्त कर सकते हैं। जनजाति क्षेत्रों के लिए यह प्रावधान आदिवासी समुदायों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों के लिए आयोग। राष्ट्रीय पिछड़े वर्गों की स्थिति और जांच और सुधार हेतु आयोग नियुक्त कर सकते हैं। काका कालेलकर आयोग 1953 में और मंडल आयोग 1979 इसके उदाहरण हैं। इसको याद रखिएगा। जो काका कालेलकर आयोग है 1953 में बना था और मंडल आयोग बना था 1979 में। यह इसके उदाहरण है पिछड़े वर्ग आयोग के लिए। यह सब काम किए गए थे, पिछड़े वर्गों से संबंधित थे। अब देखते हैं अनुच्छेद 341। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों की सूची। राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित जातियों की सूची अधिसूचित करते हैं। संसद ही इसमें परिवर्तन कर सकती है। सिर्फ संसद को इसमें परिवर्तन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों की सूची। राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित
अनुसूचित जनजातियों, अभी तक हम अनुसूचित जाति की बात किए, उसके बाद हम देखते हैं अनुसूचित जनजातियों की सूची। राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित जनजातियों की सूची अधिसूचित कर सकते हैं, इनमें परिवर्तन संसद करती है। अब देखते हैं अगला 242 342 ए, अनुच्छेद 342 ए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग। 102वें संविधान संशोधन 2018 में इसे जोड़ा गया। ओबीसी सूची की अधिसूचना का अधिकार केवल राष्ट्रपति और संसद के पास है। जो ओबीसी सूची की अधिसूचना का अधिकार है वह भारतीय संसद और राष्ट्रपति के पास है। अगला आर्टिकल है 343। 343 आधिकारिक भाषा यानी राजभाषा की बात कही गई है। भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी देवनागरी लिपि होगी। संख्याओं का रूप अंतरराष्ट्रीय अंकों 1, 2, 3 में होगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं आधिकारिक भाषा या राजभाषा। 343। अब देखते हैं अनुच्छेद 344 आधिकारिक भाषा पर आयोग। प्रत्येक राष्ट्रपति प्रत्येक 10 वर्ष बाद भाषा आयोग की नियुक्ति करेंगे। यह आयोग हिंदी को बढ़ावा देने और अंग्रेजी के प्रयोग को सीमित करने की सिफारिश करता है। आधिकारिक भाषा आयोग 344 के अंतर्गत। अगला देखते हैं राज्यों की आधिकारिक भाषा क्या है। 345 राज्य विधानमंडल अपने राज्य की एक या अधिक भाषाओं को आधिकारिक भाषा बना सकता है। राज्य विधानमंडल राज्य के एक या अधिक भाषाओं को आधिकारिक भाषा बना सकता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 346। 346 राज्यों के बीच संपर्क की भाषा। राज्यों के बीच और राज्य केंद्र के बीच संपर्क के लिए भाषा का निर्धारण सामान्यतः हिंदी होगी, परंतु आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जा सकता है। यह बात कही गई है अनुच्छेद 346 में। अगला देखते हैं अनुच्छेद 347 भाषा की मान्यता। अनुच्छेद 347 भाषा की मान्यता। भाषा की मान्यता। यदि किसी राज्य की जनसंख्या एक भाग किसी विशेष भाषा की मान्यता चाहता है तो राष्ट्रपति उसकी जांच कर सकते हैं और उपर्युक्त निर्देश दे सकते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 348। 348 उच्चतम और उच्च न्यायालय की भाषा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा क्या होगी। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय और संसद के विधायकों की भाषा अंग्रेजी होगी, लेकिन राष्ट्रपति अनुमति लेकर किसी राज्य यानी राज्य उच्च न्यायालय में हिंदी या अन्य भाषा का प्रयोग कर सकता है। इसके लिए अनुमति आवश्यक होती है। अब देखते हैं अनुच्छेद 349 भाषाई प्रतिबंध। आधिकारिक भाषा से संबंधित प्रावधानों में संसद कोई बदलाव तभी करेगी जब राष्ट्रपति की सिफारिश होगी। तभी बदलाव करेगी जब राष्ट्रपति की कोई सिफारिश होगी। अब देखते हैं अनुच्छेद 350 प्रतिनिधित्व का अधिकार। कोई भी व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी भाषा में शिकायत या प्रतिवेदन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति केंद्र या सरकार से किसी भी भाषा में शिकायत कर सकता है जिस भाषा का उसे ज्ञान हो। अब देखते हैं अनुच्छेद 350 ए मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा। राज्यों को निर्देश है कि वे बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। यह जोड़ा गया है। यह आर्टिकल 350 ए है। अब देखते हैं 350 बी भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी। राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेंगे जो भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। अगला आर्टिकल है 351 हिंदी भाषा का विकास। केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करे, विकास करे। हिंदी को राष्ट्र की संपर्क भाषा बनाने के लिए अन्य भाषाओं के शब्दों को भी अपनाने की भी व्यवस्था की जाए।